वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 9 का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर इंग्लिश देखने के लिए मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। यह प्रोनाउन का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। फ्रेंड्स, अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो दोस्तों इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि आप एप्लीकेशन की सहायता से पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनका भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को पूरी तरीके से डन कर रखा था। पर्सनल प्रोनाउन को की हम लोगों ने 2 क्लास की थी। 2 क्लास में पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीटली खत्म हो गया था। आज की बात होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन से जुड़ी हुई। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन को समझते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए कि रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन बनाया कैसे जाता है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें अगर कभी भी सेल्फ या सेल्वेस जोड़ेंगे तो जो शब्द मिलेगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन का कार्य करेगा। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। जैसे माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, इट हो गया, देम हो गया, अवर हो गया, हर हो गया, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, है ना। अब इसमें देखिए, सेल्फ कब जुड़ेगा और सेल्व्स कब जुड़ेगा। जब कभी भी चीजें सिंगुलर होंगी या फिर एक का बोध होगा तो वहां पे हमेशा सेल्फ जोड़ेंगे, और जब प्लूरल होगा अर्थात एक से ज्यादा का बोध होगा तो वहां पे आप सेल्वेस जोड़ेंगे। इन एग्जांपल्स के माध्यम से समझते। देखिए, माई, यहाँ पर एक की बात हो रही है। माई मतलब मेरा, मतलब सिर्फ मेरा, तो माई सिंगुलर का कार्य कर रहा है, इसमें आपने सेल्फ जोड़ा तो माई सेल्फ बना। ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों का कार्य करेगा। अभी आगे हम लोग समझेंगे किस प्रकार से। इसी तरीके से योर मतलब तुम्हारा, मतलब सिर्फ तुम्हारा, इसमें आपने सेल्फ जोड़ा तो योर सेल्फ बन गया। ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन का कार्य करता है। हिम सेल्फ, देखिए हिम जब कभी भी बात करेंगे तो ये किसी भी मेल नेम के लिए, मतलब किसी भी नर का नाम है, जो मेल का नाम है उसके लिए भी यूज होता है और बाकी ही के लिए भी यूज होता है। हिम सेल्फ बना। इसी तरीके से अगर फीमेल की बात होगी या हर का बात होगा तो यहाँ पर हर सेल्फ भी एक शब्द बनेगा, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आगे है इट सेल्फ। देखिए, देम की बात करेंगे, देम क्या है, प्लूरल है, देम प्लूरल है तो इस वजह से देम सेल्वेज बनाए। अवर प्लूरल है तो अवर सेल्वेज बनाए। तो ये सब शब्द जो आपको दिख रहे हैं, जो यहाँ पर बने हुए शब्द दिख रहे हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज, अवर सेल्वेज, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों का कार्य करते हैं। तो कब किसका कार्य करेंगे इसको समझते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव, मतलब अब यहाँ पर जो चीजें होगी सिर्फ रिफ्लेक्सिव की बात की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा गया बाउंसेस बैक टू डूअर, है ना, यहाँ पे डूअर रहेगा, ये आर होगा। बाउंसेस बैक टू डूअर, मतलब ये डूअर का मतलब जो कार्य करने वाला है, मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बाउंस बैक करता है, मतलब वापस से उसी को दर्शाता है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, अब अगर आपका मान लीजिए सब्जेक्ट जो है वो ट्रांजिटिव है, मतलब सकर्मक है, और वहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो उस जगह पे आप रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। बस इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव हमेशा जो डूअर होता है, जो कार्य करने वाला है, अर्थात जो सब्जेक्ट होता है उसी को इंडिकेट करता है। और कब यूज होता है, जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। जैसे देखिए, आपने लिखा पहले इस सेंटेंस को देखिए, शारदा किल्ड अ बर्ड, है ना, शारदा ने एक पक्षी को मारा। देखिए, अब देखेंगे तो यहाँ पर ये जो अ बर्ड है ये किसका कार्य कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आप बोलेंगे शारदा किल्ड अ बर्ड। अब अगर आप बोले खाली शारदा किल्ड, शारदा ने मारा, है ना, क्या मारा, किसे मारा, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। तो इस देखिए यहाँ पे, अब इसमें देखेंगे तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें देखिए आपने लिखा है शारदा किल्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इस जगह पर आपको लगाना पड़ेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर लगेगा शारदा क्या है, मेल नेम है, तो आप लिखेंगे हिम सेल्फ। तो इसका सही सेंटेंस जो बन जाएगा शारदा किल्ड हिमसेल्फ, इसका बिल्कुल सही रूप होगा। देखिए, राधा एंजॉयड एस्टरडे। अब ये एंजॉयड, अब मतलब राधा ने एंजॉय किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर राधा के लिए क्या लगेगा, हर सेल्फ लगेगा। तो आप इस सेंटेंस को सही करने के लिए लिखेंगे राधा एंजॉयड
हर सेल्फ, यहाँ पर हर सेल्फ ऐड करेंगे, इसके बाद स्टडीड लिखेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए एक सेंटेंस है, बी केयरफुल विद गन्स, मतलब बंदूक से सावधान रहो। यू मे हर्ट, हर्ट की बात करेंगे तो ये भी आपका ट्रांजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यू के लिए क्या लगाएंगे, योर सेल्फ, तो आप लिखेंगे यू मे हर्ट योर सेल्फ, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ वर्ब दिए गए, आप इन वर्ब को याद रखिएगा। इन वर्ब के बाद हमेशा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा, हमेशा, मतलब कभी भी, जैसे इंजॉय मिल गया तो इंजॉय के बाद आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। किल मिल गया, जैसे आपने देखा था पीछे शारदा किल्ड, है ना, इसके बाद इंट्रोड्यूस मिल गया, प्राइड हो गया, एवेंज हो गया, रिवेंज आ गया, अवेल ऑफ, absent फ्रॉम। देखिए अवेल के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप मिलेगा और absent के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम मिलेगा। इससे रिलेटेड कई बार प्रीपोजिशन भी बदल करके क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। एडजस्ट हो गया, रिकंसाइल हो गया, एडॉप्ट हो गया, रिजाइन हो गया, हर्ट देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें इतने ही वर्ब है, इनकी लिस्ट लंबी है। जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस में चीज़ें आते चलेंगी और आपको याद होता चलेगा। यहाँ पर कुछ जो ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए उन शब्दों को रखा गया, तो इंजॉय, किल, इंट्रोड्यूस, प्राइड, एवेंज, रिवेंज, अवेल ऑफ, एब्सेंट फ्रॉम, एडजस्ट, रिकॉन्सिल, इसके बाद आगे एडॉप्ट, रिजाइन, है ना, हर्ट, इन सब शब्दों को आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हमेशा आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तब। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर अब इसके आगे कुछ और भी वर्ब दिए गए। अब देखिए इन वर्ब का क्या तात्पर्य, अगर कभी ये वर्ब देखने के लिए मिल रहे हैं तो इसके बाद कुछ भी हो जाए कभी भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करने। अगर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा तो ये सेंटेंस गलत हो गया। जैसे देखिए क्लीन हो गया, सेव हो गया, मूव, ओपन, रिलैक्स, पिट, रिमेंबर, गो, रन, कम, लॉफ, इन सब के साथ ना आपको कभी भी ऐसा नहीं, देखिए इसमें कुछ ट्रांजिटिव भी है, कुछ इनट्रांजिटिव भी है ना, लेकिन इसमें आपको कभी भी इनके बाद में नहीं यूज करना है किसका, आप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। जैसे देखिए ही ऑलवेज सेव्स, वह हमेशा सेव करता है, यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा है ना तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ से हिमसेल्फ को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ही ऑलवेज सेव्स ये इसका सही रूप है। देखिए सी कंप्लेंट हर सेल्फ अगेंस्ट द मिसबिहेवियर इन द पार्टी, यहाँ पे जो हर सेल्फ है ना ये यहाँ पे नहीं रहेगा, अगर आप इसको लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पे, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर दिया देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसे कभी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत होगा। आजकल ट्रेंड चला है जो स्पीकिंग इंग्लिश होता है, स्पीकिंग इंग्लिश में आप ऐसे कई बार इंट्रोडक्शन देते हैं, माई सेल्फ इज, अपना नाम बताते हैं, है ना, लेकिन अगर कभी भी ग्रामेटिक तौर पर देखेंगे तो माई सेल्फ से शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती, है गलत हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा है माई सेल्फ इज मोहन तो ये गलत हो जाएगा, इसका सही स्वरूप ये हो जाएगा माई नेम इज मोहन, या फिर और भी कई तरीके हैं बताने के लिए, लेकिन अभी मतलब इस सेंटेंस के हिसाब से आप देखेंगे तो आप लिखेंगे माई नेम इज मोहन, ये इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये माई सेल्फ से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है सोनू एंड माई सेल्फ प्लेड क्रिकेट, देखिए सोनू सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड भी ठीक है, यहाँ पे माई सेल्फ के स्थान पर आई आप लिखेंगे तो इसका सही रूप हो जाएगा सोनू एंड आई प्लेड क्रिकेट, ये इसका सही स्वरूप बनेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए अब यहाँ पर इम्फेटिक की बात की, रिफ्लेक्सिव से जुड़ी हर चीजें आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे इम्फेटिक में क्या डेट है, इम्फेटिक के बारे में क्या समझना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद अगर कभी आपको प्रोनाउन देखने के लिए मिलेगा तो ये इम्फेटिक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन देखने का मतलब देखिए ये क्या करेगा, सेंटेंस को ना थोड़ा इम्फेसाइज करेगा। जैसे देखिए राजा प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पर आपने लिखा है, देखिए राजा प्रिपेयर्ड, इससे पहले क्या होता था कि आप जो ये प्रोनाउन होता था जब इसको रिफ्लेक्सिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था तो इससे पहले ही इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर इसको क्या किया गया, ऑब्जेक्ट के बाद, देखिए कप ऑफ टी है ना, इसके बाद इस यूज किया गया, ये इम्फेटिक होगा। जैसे देखिए आई विल गो देयर, है ना, यहाँ पर देखिए देयर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, अब यहाँ पे क्या है कि माई सेल्फ, स्वयं, है ना, तो ये आपका इम्फेटिक के तौर पर इसका यूज किया गया है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में दिया गया। तो अब बात करते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। देखिए
रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। बस आपको ये याद रखना कि दो ऐसे प्रोनाउन है जो रेसिप्रोकल मतलब परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है हिंदी में, दो होते हैं ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का यूज हमेशा तब किया जाता है जब दो एक साथ आते हैं, टू एट अ टाइम, मतलब एक साथ दो की बात करेगा तब आप ईच अदर का यूज करेंगे, और वन अनदर तब आएगा जब मोर देन टू एट अ टाइम, मतलब दो से ज्यादा चीजों का प्रयोग एक साथ किया जाएगा, तब आप किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। यहाँ पे सेंटेंसेस को देखते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। लिखा है राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। देखिए राधा एंड कृष्णा दो लोग हैं, लव ईच अदर, ये बिल्कुल सही है ना, यहाँ पे ईच अदर का यूज है। अब आगे लिखा है स्टूडेंट्स प्ले विद वन अनदर, विद्यार्थी एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की बात की जा रही है तो हमेशा दो से ज्यादा होगा, तो आपने वन अनदर का यूज किया, ये भी सही है। अब देखिए कई बार ऐसा होगा ना कि जब लोग दो से ज्यादा होंगे लेकिन आप यूज ईच अदर का ही करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए आगे सेंटेंसेस को समझते हैं और उसकी कंडीशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली शुक हैंड्स विद ईच अदर। देखिए यहाँ पे लिखा है मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार के लोग। अब परिवार में ऐसा नहीं कि दो लोग होंगे, दो से ज्यादा होंगे, 3 4 5 6 10 20 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली दो से ज्यादा लोग हैं, है ना। शुक हैंड्स विद ईच अदर, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे ईच अदर का इस्तेमाल क्यों किया गया, भले ही परिवार में ज्यादा लोग हैं लेकिन जब हाथ मिलाने की बात आएगी तो एक साथ दो ही व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है इन दिस वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में 10 टीम्स आर फेसिंग ईच अदर। देखिए 10 टीमें एक दूसरे का आमना सामना कर रही, भले ही 10 टीमें, लेकिन जब आमना सामना करना होगा तो हमेशा दो टीम एक साथ आएगी। इसको ना पिछले एग्जाम्पल से समझते। देखिए आपने पीछे लिखा था स्टूडेंट्स प्लेड विद वन अनदर। जैसे मान के चलिए एक स्कूल में, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, है ना। अब जब प्लेड की बात करेंगे, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो एक साथ क्या होगा, 10 विद्यार्थी एक साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे खेलने वाले दो से ज्यादा लोग हैं। अब यहाँ पे देखिए भले ही ज्यादा लोग हैं लेकिन हैंडशेक जब किया जाएगा तो एक बार में दो लोगों का हैंडशेक होगा। और यहाँ पर जब वर्ल्ड कप में टीमें भिड़ेंगी तो भी एक साथ दो ही टीम भिड़ेगी, है ना। अगर ऐसा बोल दिया जाता कि मतलब टीम के प्लेयर की बात होती तब वहां पे आप वन अनदर का यूज करते। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनी होगी। इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।